आज का हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, दैट इज सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूज में आ सकता है और सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एसटीडीज। एसटीडीज की फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जिनका जो आगे के आगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो फैलेंगी और उनका फैलने का जो मोड है, जो तरीका है, वो होगा थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। जितनी भी ऐसी डिजीजेस हैं उनको हम एसटीडीज या वीडीज भी बोलते हैं। वीडी की फुल फॉर्म है वेनरल डिजीजेस, इनको वीडीज भी कह सकते हैं हम, या इनको जो है हम RTIs, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ज्यादातर जो नाम यूज होता है इनके लिए वो है एसटीडीज। ठीक है, क्या क्या जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसटीडीज कर सकते हैं? बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वायरस हैं जो आपको एसटीडीज कर सकते हैं। इसके अलावा नीमेटोड्स हैं, प्रोटोजोआ हैं, कुछ हमारे पास एक्टोपैरासाइट है, ये सब डिजीजेस कर सकते हैं। अब इन सब की डिजीजेस हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम जनरल पढ़ते हैं, एसटीडीज में होता क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से ये डिजीजेस एक से दूसरे इंडिविजुअल तक फैलती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये फैलती हैं, या फ्रॉम शेयरिंग नीडल्स। जैसे जो लोग ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने कोई इंजेक्ट करनी है, कोई ड्रग है, किसी चीज का उन्होंने नशा करना है, तो उसको क्या करते हैं, अपने इंजेक्शन लगा लेते हैं। और जब 5-7 नशा अकेले नहीं करते हैं, 5-7 का एक ग्रुप होता है, और हर ग्रुप में अगर वो एक ही नीडल यूज कर रहे हैं, एक ही सिरिंज यूज कर रहे हैं, सिरिंज जिसे आप इंजेक्शन कहा करते हैं, इंजेक्शन एक्चुअली वो दवाई होती है और ये होती है सिरिंज। अगर सेम ही सिरिंज, सेम ही उस पे लगी हुई नीडल यूज की जा रही है, तो क्या होगा, अगर एक पर्सन उनमें से कोई भी इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगी, तो वो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से करके सबके अंदर वो डिजीज फैल जाएगी। तीसरा तरीका एक और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को फैलाने के लिए, दैट इज ब्लड। और ये ब्लड जो कि मदर से फीटस में जा रहा है। गुड आफ्टरनून। मदर जो है प्रेग्नेंट है और उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उसके फीटस के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू ये डिजीज जो है वो पहुंच जाएगी। क्यों होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? व्हाट आर द कॉजेस? इनके कॉजेस क्या हैं? वैसे हम अगर देखें तो HIV, सब जानते हैं HIV क्या है, पता है सबको HIV के बारे में? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो क्या करता है, एड्स नाम की डिजीज, ये वायरस का नाम है। और इससे होने वाली डिजीज क्या है, एड्स। और एक हेपेटाइटिस बी, जिसे काला पीलिया बोलते हैं कॉमनली, हमारे एरिया में इसको काला पीलिया नाम से कहा जाता है। ये दो ऐसी डिजीजेस हैं जिनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। वैसे तो देखा जाए, हमने +1 में पढ़ा है, किसी भी वायरस का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे वायरस हैं जिनके लिए हमने वैक्सीन बना रखी है, या कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि फैटल नहीं है। फैटल यानी कि जानलेवा, थोड़े बहुत सिम्टम्स करते हैं और खुद ही बॉडी के बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये ऐसे वायरस हैं, हेपेटाइटिस बी कह लें या HIV, दोनों को कह लें, तो ये दोनों ही ऐसे डिजीजेस हैं जो कि आसानी से हम, जिनका क्योर तो हम
भूल ही जाओ ना कि हम इनको, ना तो कोई इनकी वैक्सीन अवेलेबल है, ना ही HIV की हम कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन हैं ऐसी जिससे कि हम पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, कि वो आज मर जाएगा तो कम से कम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 10 साल तक उसको और अलाइव रख सकते हैं, बस हम यही कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हालांकि हमने सक्सेसफुल इसकी वैक्सीन बना ली है जो कि फ्री भी लगती रही है। अगर इसकी वैक्सीन लग जाए तो हेपेटाइटिस बी नहीं होता। एक और डिजीज है जो आपने नहीं सुनी होगी, दैट इज जेनाइटल हर्पिस। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास इन तीनों बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ये डिजीजेस जो हैं इनको हम कुछ एक को वैक्सीन के थ्रू रोक सकते हैं। जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं इन सभी डिजीजेस में? क्या होगा? इचिंग मतलब खारिश होना, बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग यानी कि बहुत ज्यादा खारिश होना जेनाइटल्स में यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, लगातार जेनाइटल्स में से कुछ ना कुछ यूज करते रहना, कुछ ना कुछ फ्लूइड निकलते रहना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जेनाइटल्स में स्वेलिंग होना, ये जनरल सिम्टम्स हैं। तो प्रिवेंशन हम इनकी कैसे कर सकते हैं कि प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स पढ़े थे, फेमिडॉम्स, कॉन्डोम्स, अगर वो यूज की जाती हैं तो एक से दूसरे में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है वो आगे नहीं फैलेंगी। दूसरा जो है, किसी भी अननोन पर्सन के साथ रिलेशन बनाना, किसी भी अननोन पर्सन के साथ रिलेशन बनाना, इंटरकोर्स करना जिसको आप जानते नहीं हैं। और तीसरा जो है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि बार बार इन्फेक्शन हो रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना। ठीक है, कंसल्ट करके ये डिजीजेस हैं अंदर या नहीं इसके लिए कुछ टेस्ट हैं। हालांकि सिम्टम्स देखकर आइडिया लग जाता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगी, लेकिन कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट हैं इसके लिए जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो कुछ माइक्रोस्कोप में ही सैंपल लेके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से चेक हो सकता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टेनिंग एंड कल्चर। स्टेनिंग में हम क्या करते हैं कि हम स्लाइड पे जो है डिस्चार्ज का सैंपल लेते हैं, उस पर स्टेन डालते हैं, कलर्स डालते हैं और उसके अंदर हमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, क्या है वो हमें दिख जाता है। अगर नहीं दिखता, बहुत कम अमाउंट में है, तो हम उसको कल्चर कराते हैं। कल्चर यानी कि अब उसको हम 48 आवर्स के लिए एक कल्चर प्लेट के अंदर आपके वजाइना के या पेनिस के डिस्चार्ज को यहाँ पर रख देते हैं। अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इसको यहाँ पर फूड मटेरियल दे दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो ये इस फूड को लेकर जल्दी से मल्टीप्लाई कर जाएगा और 48 आवर्स के बाद जब हम दोबारा उस स्लाइड को देखेंगे तो उस स्लाइड के अंदर अब हमें पहले से ज्यादा बैक्टीरिया या वायरस या फंगस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी हमें अमाउंट बढ़ी हुई दिखती है। तो इससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी एसिडी करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, जैसे कि एक टेस्ट है एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ये टेस्ट कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में चैप्टर 6 में और चैप्टर 12 में। ठीक है, किस तरह से टेस्ट किया जाता है। पहले क्या होता था कि जब पूरा अच्छे से बीमारी के सिम्टम आने शुरू हो जाते थे तो लोग डॉक्टर पास जाते थे और डॉक्टर के पास एक ही तरीका होता था, ब्लड टेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो हम इनिशियल स्टेज में पकड़ लें, जैसे कि HIV। आज अगर कोई पर्सन जो है उसको कोई इंजेक्शन लगा या वो मान लो टैटू बनवा कर आया, ये टैटू बनवाना भी बहुत खतरनाक काम हो जाता है। टैटू वाली जो मशीन है वो बॉडी के स्किन के अंदर पर्स करती है। यहाँ पर कहीं भी आप टैटू बनवाते हो तो वो स्किन के अंदर पूरा कांटेक्ट में आती है मशीन, और उसी मशीन से ना जाने वो कितने लोगों के और टैटू बनाते हैं। तो अगर मान लो कोई टैटू बनवा कर आया और उसको पता चला कि 2 फ्रेंड्स ने बनाया और एक जो है वो HIV पॉजिटिव है या उसको हेपेटाइटिस बी है, तो दूसरे को भी शक होगा कि मेरे अंदर आ गया। अगर हम दूसरे वाला जो पर्सन है
उसकी हम ब्लड टेस्ट कराएं फॉर HIV के लिए अगर हम उसका टेस्ट कराएं तो 6 महीने तक उसका HIV ब्लड के अंदर नहीं दिखेगा। 6 महीने तक वो टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो पहले हमारे पास ऐसे कोई तरीके नहीं थे, कोई ऐसे टेस्ट नहीं थे तो इमीडिएटली 1 या 2 भी वायरस हैं तो उनको भी हम डिटेक्ट कर पाए। लेकिन अब हमारे पास, हाँ जी मैम, कुछ लोग तो पूरी बॉडी पे टैटू बनवा लेते हैं, उनको नहीं होता? अब ये किस्मत की बात है कि जिस मशीन से उन्होंने बनवाया है और वो मशीन किसी भी HIV या किसी भी इस तरह की जो अनट्रीटेबल डिजीज है, वायरस है, उसको किसी पर्सन पे नहीं चली है पहले वो मशीन, और होगा भी तो मैं वही न्यू मशीन भी हो सकती है। ओके मैम। तक तो पता ही नहीं चलेगा ना, ब्लड में ही नहीं आता। और HIV तो ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स डेवलप होते 6 महीने से 10 साल लग जाते हैं। होगा क्या, जैसे कुछ लोग होते हैं बार बार बीमार पड़ जाते हैं। ओके मैम। अभी टाइफाइड का सीजन आया तो टाइफाइड हो जाएगा, जॉन्डिस आया तो जॉन्डिस हो जाएगा, डायरिया आया तो डायरिया हो जाएगा, डेंगू आया तो डेंगू हो जाएगा। तो मैं सोच रहे थे इम्यूनिटी कम होगी, बट एक्चुअल में क्या मालूम कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, और पहले ये इसकी वैक्सीन नहीं है कोई? हाँ जी, वैक्सीन नहीं है इसकी कोई? ना HIV की वैक्सीन कोशिश की जा रही है लेकिन नहीं, अभी तक नहीं बनी है। इसके लिए कोशिश चल रही है, वैक्सीन नहीं बनी। मैम अच्छा, ये डेवलप तो मंकीज में हुआ था ना? हाँ तो हुआ था लेकिन ह्यूमन तक तो पहुंच ही गए। तो ह्यूमन में बहुत प्रेवलेंट है ये। इंडिया में भी 1980s में पहला केस देखा गया है HIV का। मैम, मंकीज में अब होता है ये? हाँ जी, मैम, मंकीज में अब होता है ये? मंकीज में अभी भी है, वायरस कहीं नहीं जाता। मैम, फिर वो कहाँ पे टेस्ट करवाते हैं? मर जाते, जानवरों का क्या है, अच्छा क्या है? मैम फिर टैटू बनवाना हो तो क्या करें? जरूरी है बनवाना? ये कोई ऐसा एक्ट तो नहीं है ना जो लाइफ सेविंग है या लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल बिना टैटू के बिता दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी लाइफ को। वो पूछा है तो मर मैम, जाते हैं बिना टैटू के, बनवाना क्या तो फर्क नहीं पड़ है। जाता है। दीज आर माइनर थिंग्स, अपनी सेफ्टी पहले रखनी चाहिए। ठीक है, टैटू मैम जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस की जो फॉर्म्स होती हैं, ओनली बी ज्यादा डेंजरस होती है या सी भी डेंजरस होती है? उससे ज्यादा डेंजरस है सी? हेपेटाइटिस ए। हाँ, हेपेटाइटिस ए वो होता है जो आपको कॉमनली जॉन्डिस होता है, पीलिया जिसको हम बोलते हैं। नहीं मैम, सी? सी बहुत खतरनाक है, वो भी वायरस है तो सभी वायरस है, लेकिन हेपेटाइटिस ए वाला जो वायरस है वो 8 से 10 दिनों में बॉडी छोड़ देता है। हेपेटाइटिस बी वाला नहीं छोड़ता, हेपेटाइटिस सी तो बिल्कुल भी नहीं। हेपेटाइटिस सी तो पूरे लिवर को खराब कर देता है। लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए, नया लिवर लग जाए तो बचाव हो सकता है। मैम HIV और कोरोना में से सबसे डेंजरस कौन सा है? HIV, कोरोना से तो फिर भी सर्वाइवल रेट है, लोग बच रहे हैं। HIV जिसको हो गया वो नहीं बच सकता। ये जो आप मेडिसिन सुनते हो रेमडेसिविर, ये सब एंटीवायरल हैं, सुनते हो ना? यस ये साइक्लोविर एक आती है, ये सब एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं लेकिन उसको मार नहीं सकती हैं। ये सिर्फ वायरस के अगेंस्ट कुछ देर के लिए उसको थोड़ा सा शांत करके कि वो डिवाइड नहीं करे ज्यादा, तो उसको रोका जा सकता है। HIV पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, पूरा इसकी डिटेल आएगी। और इसके बाद मेरा प्लान भी यही है कि चैप्टर 8 ही पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर के बाद आपको जेनेटिक्स में आपको ऑफलाइन नहीं कराऊंगी, जब ऑफलाइन शुरू होंगी ना वो अच्छे से कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जेनेटिक्स का। 5th चैप्टर, फर्स्ट यूनिट के बाद 3rd यूनिट ही स्टार्ट करेंगे। वो इंटरेस्टिंग भी है, इसमें सारी डिजीजेस आएंगी। ठीक है, और खतरनाक भी है इंटरेस्टिंग के साथ साथ, क्योंकि जब हम वो चैप्टर पढ़ते हैं, इतनी सारी डिजीजेस पढ़ते हैं ना, कैंसर, एड्स और TB, डेंगू, दुनिया भर की बीमारियां, प्लेग, निमोनिया, तो वो सब पढ़ के ना उसके सारे सिम्टम्स मोस्टली ऐसे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई सिम्टम 4-5 तो मेरे में है और मुझे जरूर इनमें से कोई ना कोई बीमारी है ही है। जब भी मैं वो पढ़ाती हूँ तो बच्चे डरे हुए अगले दिन जरूर आते हैं, हाँ मैम मुझे ये भी हो रहा है, मुझे ये भी हो रहा है, मुझे ये भी हो रहा है, क्या मुझे ये तो नहीं है डिजीज, क्या मुझे कैंसर तो नहीं है? कैंसर का तो सबसे ज्यादा शक लगता है सबको। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग भी रहेगी। हाँ जी मैम,
मैम वो आजकल एक न्यू मैम वो बीमारी आई है ना, ब्लैक और व्हाइट फंगस, वो क्या है मैम? फंगस वो पहले से ही है बेटा, कोई नई चीज नहीं है वो। उसको मैम मैंने अभी कहते सुना। हैं नेजोकोमियल इन्फेक्शन में। नेजोकोमियल इन्फेक्शन होती है कि अगर हॉस्पिटल में अच्छे से सैनिटाइजेशन या स्टरलाइजेशन जब नहीं होती है, हॉस्पिटल में साफ इंस्ट्रूमेंट्स या सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उस टाइम पे ये इन्फेक्शन लोगों को हो जाती है। आम इंसान को इसका होने का चांस ना के बराबर ही है, बहुत रेयर है। आम इंसान को इसका नहीं होता, लेकिन जैसे तो अब इतने जिसको पेशेंट्स हॉस्पिटल में है, क्या पता कैसा उनको जो है स्टरलाइजेशन मिली। लोग रास्ते में जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं, कई लोग जो है वो ऑक्सीजन जो है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर से ले रहे हैं, जिसके अंदर एक्चुअली तो स्टरलाइज्ड वाटर यूज होना चाहिए ऑक्सीजन सिलेंडर में, तो उसमें सिंपल वाटर डाल रहे हैं। कई जगह ऐसा अगर हुआ है तो वहां पर ये हुआ है। और मोस्टली इसका सबसे बड़ा कारण है स्टीरॉइड्स। जिन मेडिकल मेडिसिन का अभी तक WHO ने कुछ भी इसका जो है अप्रूव नहीं किया है कि ये कोविड में इफेक्टिव है, वो यहाँ पर अब तक 65 अरब की मेडिसिन बिक चुकी हैं इंडिया में। और इन स्टेरॉइड्स के कारण हमारे WBC कम हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और हमारी इम्यूनिटी कम होने की वजह से ऐसी फंगस और बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक कर जाते हैं। मैम व्हाइट फंगस से लोग ब्लाइंड क्यों हो रहे हैं? देखो फंगस है, जैसे ब्रेड पे फंगस लग जाती है तो वो क्या है, ब्रेड खराब हो जाती है, या किसी भी फूड आइटम पे लग जाए, तो अगर आईज पे रेटिना पे फंगस अटैक कर देगी तो क्या होगा, यू विल बी ब्लाइंड, रेटिना खराब हो गया। ब्रेन पे भी इफेक्ट कर रही है, उसकी वजह से डेथ। यस मैम। अगर ब्रेन खत्म तो फिर डेड हो जाएगी बॉडी। कौन बताएगा कि ब्रीथिंग करो, कौन बताएगा हार्ट को कि पंप करो। ठीक है, ओके चले आगे अब टेस्ट में अपने। यस अगला मैम। जो है Yes, टेस्ट ma'am. है कंफर्मेटरी टेस्ट, DNA हाइब्रिडाइजेशन। ये कैसे करते हैं ये आप 6th चैप्टर में पढ़ोगे जेनेटिक्स में, और बायोटेक्नोलॉजी में हम कैसे करते हैं। और अगला टेस्ट है PCR, ये सब सुन रहे हैं नाम। PCR की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे, होता है ना इसके लिए टेस्ट RT-PCR। RT जो है एक एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको हम मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई होके आ जाता है तो इसका मतलब एक वायरस, सिंगल वायरस भी आपकी बॉडी के अंदर है। अगर डेड वायरस हो तो उसको भी ये पकड़ लेता है PCR टेस्ट। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ STDs। सबसे पहले STDs कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सबसे कॉमन जो है बैक्टीरिया से होने वाली जो STD है, दैट इज सिफिलिस। फर्स्ट डिजीज है दैट इज सिफिलिस। सिफिलिस करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है ट्रेपोनीमा पैलिडियम। ये नाम याद करने हैं आपको, ट्रेपोनीमा पैलिडियम। सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स को हम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंफेक्शन हो जाती है। पेन नहीं होती, लेकिन पेनलेस इंफेक्शन होती है, सिर्फ उसके जैसे डिस्चार्ज होता रहेगा। यूट्रस के अंदर सभी जगह जो है हल्की सी स्वेलिंग भी आ सकती है, लेकिन पेन नहीं होती उसको। ठीक है, और छोटे छोटे जो आसपास लिम्फ नोड्स होते हैं, जेनाइटल एरिया के आसपास जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो थोड़े फूले हुए दिखते हैं, मतलब छोटी छोटी गांठें सी वहां पर दिखने लग जाती हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ये अपने आप ठीक भी हो जाती है, और पेशेंट सोचता है कि चलो ऐसे छोटी सी इंफेक्शन हुई थी, अब मैं ठीक हो गया। लेकिन वो एंटर कर जाता है सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में जब सारा कुछ ठीक हो जाता है तो अब स्किन लीजन्स, स्किन पर छोटे छोटे घाव या जख्म बनने लग जाते हैं, रैशेस होने लग जाते हैं स्किन के ऊपर। उस जगह की स्किन के आसपास के जो हेयर हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जॉइंट्स में स्वेलिंग होने लग जाती है। अब इसका कोई रिलेशन नहीं है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लगता है कि दर्द तो जोड़ों में है, जॉइंट्स में पेन हो रही है, तो
सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, कोई वजाइना में इन्फेक्शन होगी, बैक्टीरिया होगा, तो उसके बारे में तो वो पेशेंट सोचता भी नहीं है, और उसको बार बार लगातार फ्लू लाइक इलनेस, यानी कि हल्का जुकाम सा उसको बार बार होने लग जाता है, तो वो यही सोचता है कि इससे रिलेटेड, क्योंकि डिस्चार्ज नहीं हो रहा वजाइना से, कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा, तो उसको ये लगता है कि ये सिंपली मैं वैसे ही बीमार हुआ हूँ। लेकिन उसके बाद वो एंटर करता है थर्ड स्टेज। अब फिर से बड़े बड़े अल्सर्स जो कि क्रॉनिक बन गए हैं, क्रॉनिक मतलब पुराने हो गए हैं, वो अल्सर्स जो हैं बार बार होते हैं। अब कहाँ पर होंगे? पैलेट पर। व्हाट इज पैलेट? अगर आप माउथ को ओपन करते हो तो ऊपर और नीचे, ये जो ऊपर की ओर जो सारा जो पार्ट है हार्ड सा होता है, जिसके ऊपर अबव नोज हमारा है, दैट इज नोन एज पैलेट। तो मुंह में छाले हो जाना, पैलेट पर अल्सर्स बनने लग जाते हैं, लगातार लंबे टाइम तक अल्सर बने रहते हैं। इसके अलावा नोज पर, लेग्स पर भी अल्सर बनने लग जाते हैं। कुछ एक केसेस में पैरालिसिस भी हो सकता है, यानी कि आधा शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। अब इस टाइम के बाद ये डिजीज जो है वो ट्रीटेबल नहीं है। कुछ एक को हार्ट डिजीजेस भी हो सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट में क्लॉट बन सकते हैं, ठीक है, और कुछ एक ब्लाइंड भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया बॉडी के किस पार्ट तक पहुंच गया है, और फिर पेशेंट एंटर कर जाता है लेटेंट स्टेज पर, जहां पर उसको बचाना नामुमकिन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिखता नहीं है कि डिजीज है, लेकिन अब पेशेंट जो है उसको मल्टीपल ऑर्गन, सब तरह की प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट हो जाती है, और वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है। डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? एक तो क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? जो हमने पहले सिम्टम्स पढ़े हैं, मतलब पेशेंट को डिस्चार्ज हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, और जेनाइटल्स के अंदर इचिंग हो रही है, तो इसका मतलब उसको हो सकती है, लंबे टाइम से ऐसा चल रहा है और दवाई खाकर वो ठीक भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है VDRL, वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरीज। ये टेस्ट कराया जाता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव के फॉर्म में टेस्ट आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब वो कौन सी है ये नहीं पता, वो हमें कौन बताएगा? वो हमें एलिजा से या PCR से पता चलेगा कि ये डिजीज है कौन सी है या नहीं। ये ब्लड टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होती है इसकी, कैसे फैलती है सिफिलिस? ऑफ कोर्स एक जो सेम है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, मदर टू फीटस, ब्लड के थ्रू, अगर मदर को है तो फीटस को भी हो जाएगी। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्यूबेशन पीरियड? मैम जितने दिन बीमारी रहती है। नो, बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होने से लेकर बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने तक के पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, और एंटर होने के बाद आपकी बॉडी में कब लक्षण दिखने शुरू हुए, सिम्टम्स कब दिखने शुरू हुए, उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि आज कोई ट्रैपोनिमा पैलिडियम से कांटेक्ट में आता है तो 10 से 90 दिन के अंदर उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स जो भी हमने पढ़े हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लाइक पेनिसिलिन। ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन पेनिसिलिन देना एक बहुत ही खतरे वाला काम होता है। अब तक दुनिया भर में जितनी भी ड्रग्स बनी है, सबसे बड़ा और खतरनाक रिएक्शन जो है वो पेनिसिलिन से होता है। इतना रिएक्शन होता है कि पेशेंट की इमीडिएटली डेथ भी हो सकती है। तो पेनिसिलिन को हमेशा टेस्ट कर कर ही लगाया जाता है, बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, स्किन पे जरा सा, एक ड्रॉप का भी कुछ एक हिस्सा जो है जरा सा स्किन पे लगा देते हैं, और पेशेंट को बोलते हैं 1-2 दिन बाद आना। अगर उस पर रैशेस हो, दाना बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो इसका मतलब उसने रिएक्ट करा है आपकी बॉडी को। इसका मतलब अगर हम पूरा इंजेक्शन पेनिसिलिन का दे देंगे तो पेशेंट को रिएक्शन हो जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। मैम ऐसा क्या है पेनिसिलिन में?
खतरनाक है एंटीबायोटिक, जिसको रिएक्ट करे तो वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, बॉडी उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा अपने सीवियर रिएक्शन शो करती है, हर चीज के थ्रू शो करती है। अगर आपके खाने में जरा सा कुछ कंकर आ जाए, कुछ है, तो कैसे आपको खांसी के फटाफट रिफ्लेक्स होके बाहर निकल आता है। तेज आप मिर्च वाला ऐसा खा लो तो आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है। तो ये तो एक ड्रग है, हार्मफुल चीज है बॉडी के लिए। कोई भी एंटीबायोटिक जब आप लेते हो तो एक बीमारी तो ठीक होती है, लेकिन आपके हेल्दी सेल्स पर भी उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, इसका ज्यादा पड़ता है। तो बॉडी उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करती है, उसको निकालने की कोशिश करती है, वो दौरे पड़ जाते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं इसको। इसलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। और पेनिसिलिन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी हैं, आर्टिफिशियल और भी हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन आपने सुना होगा, चल रहा है इसकी ट्रीटमेंट में, कोरोना के ट्रीटमेंट में बहुत धड़ल्ले से दिया जा रहा है डॉक्सीसाइक्लिन, लेकिन ये सिर्फ बैक्टीरिया पे एक्ट करते हैं ये सब। पेनिसिलिन इज फॉर बैक्टीरिया ओनली। दूसरी डिजीज है गोनोरिया। गोनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है निसेरिया गोनोरिया। अगेन इसमें सिम्टम्स क्या है? डिस्चार्ज, जेनाइटल से डिस्चार्ज होना, इचिंग होना, ठीक है, और बर्निंग सेंसेशन। यानी कि जेनाइटल्स के आसपास जलन होना, ये सब सिम्टम्स जो है वो देखे जाते हैं। डायग्नोसिस सेम है, क्लिनिकल सिम्टम्स हम देखते हैं कि अगर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हम आगे फिर टेस्ट कराएंगे, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा है इसका, 2 to 5 डेज के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं कांटेक्ट के बाद। और ट्रीटमेंट, ट्रांसमिशन वही सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, और ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स इसमें भी वही चलेंगे, पेनिसिलिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इससे निकलने वाली और ऐसी दवाइयां जो पेनिसिलिन जितनी खतरनाक नहीं है लेकिन इफेक्टिव काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है शैंकरॉइड। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हीमोफाइलस डुक्टियाई। हीमोफाइलस डुक्टियाई सेम इसमें जो है अल्सर हो जाता है जेनाइटल्स के अंदर, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कहीं भी, यूट्रस, सर्विक्स, यूरेथ्रा या पेनिस जो है, स्क्रोटम, टेस्टिस, कहीं भी हो सकता है अल्सर, यानी कि एक जख्म हो जाता है। आउटर भी हो सकता है और ये इनर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। किस तरह से फैलता है ये? ट्रांसमिशन कैसे है इसका? थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। ट्रीटमेंट में इसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, लेकिन कौन से एंटीबायोटिक्स? सिफाट्रिक्सोन, इराइथ्रोमाइसिन, इस तरह के एंटीबायोटिक्स जो है इसमें दिए जा सकते हैं। ये इफेक्ट करते हैं। आपको इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छे से याद करने हैं, इस पर एमसीक्यू बहुत बार बन जाते हैं। इस चैप्टर में से हालांकि 1 या 2 ही एमसीक्यू आते हैं, लेकिन आ जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना इनफ है। मैम एड्स के बारे में पढ़ेंगे कल, वायरस। मैम